नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मानव भूगोल, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं उपागम। इस विषय में आज हम जिन पक्षों का अध्ययन करेंगे, उनमें मानव भूगोल का अर्थ व परिभाषा, भूगोल व मानव भूगोल के विकास का संक्षिप्त परिचय, मानव भूगोल का उद्देश्य और मानव भूगोल के उपागम। भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने का जो श्रेय है, वो ग्रीक या यूनानी भूगोलवेताओं को जाता है। सबसे पहले 276 ईस्वी पूर्व में ग्रीक भूगोलवेता इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था और इस कारण से उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी का जो प्रादेशिक वर्णन सबसे पहले लिखने का कार्य किया, वो हिकेटियस थे। इन्होंने अपनी पुस्तक जस पेरियोडस में सर्वप्रथम पृथ्वी का प्रादेशिक वर्णन लिखा था। इसी आधार पर इन्हें भी भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल एक क्षेत्रीय या स्थानिक विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों या स्थानों के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर करता है। इस आधार पर भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। भूगोल क्या है? अगर हम सामान्य सी बोलचाल भाषा में कहें तो पृथ्वी के वर्णन को ही हम भूगोल कहते हैं। तो इस आधार पर फिर मानव भूगोल क्या हुआ? तो जब भूगोल पृथ्वी का वर्णन है और इस आधार पर हम ये कहें कि पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मानवीय पक्षों का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव भूगोल है। यानी पृथ्वी तल पर मानव और उससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। अर्थात मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरणों, विभिन्न मानवीय क्रियाओं के संदर्भ में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानवीय अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। हालांकि मानव और मानवीय क्रियाओं से संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं, उनका अध्ययन अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन भूगोल की एक पृथक शाखा के रूप में मानव भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हुआ। अर्थात मानव भूगोल भूगोल की एक नवीन शाखा है। मानव भूगोल को भूगोल की एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल को है। इस कारण से रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि जर्मनी के विद्वान थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों की व्याख्या को महत्वपूर्ण मानते हुए भूगोल की एक नवीन शाखा के रूप में मानव भूगोल को स्थापित किया। भूगोल की भांति मानव भूगोल का विकास भी भूगोल के 4 संप्रदायों के अंतर्गत हुआ है। तो हम जानते हैं कि वो कौन-कौन से 4 संप्रदाय हैं जिनके अंतर्गत भूगोल और मानव भूगोल का विकास हुआ। तो इनमें प्रथम संप्रदाय जर्मन संप्रदाय या जर्मन स्कूल है। इसमें जो प्रमुख भूगोलवेता हुए जिन्होंने कि भूगोल और मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटजेल, अल्फ्रेड हेटनर, इन भूगोलवेताओं का कार्य जो है उल्लेखनीय रहा। इनमें से अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को हम आधुनिक भूगोल का जनक भी कहते हैं। फ्रांसीसी संप्रदाय में वाइडल डी लाब्लांश, जीन ब्रोंश, अल्बर्ट डिमांजिया, डी मार्तोन, पियरे डी फोंते, मैक्समिले शोरे, ये भूगोलवेता प्रमुख मानव भूगोलवेता हुए जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया। इनमें से वाइडल डी लाब्लांश जो थे, वो प्रमुख मानव भूगोलवेता रहे जिन्हें कि फ्रेडरिक रेटजेल के साथ मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अमेरिकन संप्रदाय की यदि हम बात करें तो अमेरिकन संप्रदाय में एलन चर्चिल सैम्पल, ग्रिफिथ टेलर, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ईशा बोमेन, कार्ल ओटविन शोर, हॉर्लन बेरोज, ये प्रमुख भूगोलवेता हुए जिन्होंने कि भूगोल और मानव भूगोल के विकास में सराहनीय कार्य किया। ब्रिटिश संप्रदाय की यदि हम बात करें तो ब्रिटिश संप्रदाय में प्रमुख मानव भूगोलवेताओं में हॉफोर्ड जॉन मैकिंडर, ए.जे. हर्बर्टसन, पैट्रिक गेडिस, हर्बर्ट जॉन फ्लूअर, पी.एम. रॉक्सबी, इनका नाम उल्लेखनीय है।
अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की कुछ परिभाषाओं के बारे में। जो प्रमुख परिभाषाएं विद्वान भूगोलवेताओं द्वारा दी गई हैं, उनमें फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यानी मानव भूगोल में मानव और वातावरण दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं। और फ्रेडरिक रेटजेल ये मानते हैं कि मानवीय जो पक्ष है वो प्राकृतिक वातावरण के पक्षों के अधीन ही कार्य करता है। यानी मानव के प्रत्येक कार्य, मानव की प्रत्येक गतिविधि उसके प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होती है। एलन चर्चिल सैंपल, जो कि फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी, उनका कहना था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी हमारी पृथ्वी जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें दिन रात बनना, मौसम बनना, विवर्तनिक हलचलें, इस प्रकार के परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। और मानव का स्वभाव और मानव के व्यवहार जो है ये भी लगातार परिवर्तनशील है। तो मानव अपनी चंचलता के कारण अपने व्यवहार, अपने स्वभाव को बदलता रहता है और इन्हीं के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है, ऐसा चर्चिल सैंपल का मानना था। वाइडल डी लाब्लांश, जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, इनका यह मानना था कि मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। यानी पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक तत्व हैं और इस पर निवास करने वाले मनुष्य जो हैं, उनके आपसी संबंधों का ही अध्ययन मानव भूगोल है, ऐसा वाइडल डी लाब्लांस का मानना था। वाइडल डी लाब्लांस के ही शिष्य डिमांजिया हुए, उनका यह मानना था कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। यानी डिमांजिया भी इसी प्रकार की मिलती जुलती परिभाषा मानव भूगोल की जीन ब्रूस, जो कि लाब्लांस के ही शिष्य थे और प्रमुख मानव भूगोलवेता फ्रांस में ये हुए, इनका यह मानना था कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। तो जीन ब्रूस भी मानवीय पक्ष और प्राकृतिक वातावरण के पक्ष और उनके बीच आपसी अंतर संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल मानते हैं। अमेरिकन भूगोलवेता हार्लेन बेरोज ने मानव भूगोल को एक नई परिभाषा दी और उन्होंने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी नाम दिया। यानी उनका मानना था कि जिस प्रकार एक जीव अपने परितंत्र में रहकर जीवन यापन करता है, क्रियाएं अंतर क्रियाएं करता है, न केवल वो अपने परितंत्र से स्वयं प्रभावित होता है, अपितु वो भी अपने परितंत्र को प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार मानव भी अपने पर्यावरण के साथ रहकर निरंतर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता है और प्रकृति के साथ साथ स्वयं भी प्रभावित और नियंत्रित होता है। एल्सवर्थ हंटिंगटन, इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी उसमें ये कहते हैं कि मानव भूगोल वातावरण और मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन। तो इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों, समाजों एवं उनके विभिन्न क्रियाकलापों के संगठनों व स्थानिक भिन्नताओं तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यानी मानव भूगोल के दो महत्वपूर्ण पक्ष मानव और पर्यावरण है, उनके आपसी अंतर संबंध और पृथ्वी तल पर इन अंतर संबंधों में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। अब बात करते हैं मानव भूगोल के उद्देश्यों के बारे में। जीन ब्रूस ने मानव भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर मानवीय क्रियाकलापों तथा भौतिक पर्यावरण के दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। यानी उद्देश्य में भी वही बात सामने आ रही है कि मानवीय क्रियाकलाप हैं और भौतिक पर्यावरण है, इनके बीच के जो आपसी अंतर संबंध है उन्हीं का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। पृथ्वी तल पर मानव समुदाय दो प्रकार के वातावरण में निवास करता है, एक प्राकृतिक वातावरण और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण के विभिन्न तथ्यों यानी फैक्ट्स एवं शक्तियों, प्रक्रियाओं
के प्रभावों तथा उनमें मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों व समायोजनों का अध्ययन करना मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। यानी प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी शक्तियां हैं और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन सब का अध्ययन, उनके प्रभावों का अध्ययन और मानव उन सब में क्या परिवर्तन करता है, किस प्रकार समायोजन करता है, इस बात का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का उद्देश्य है। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समुदायों द्वारा जीवन यापन हेतु प्रयुक्त विभिन्न प्रविधियों एवं प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही मानव भूगोल का कर्तव्य है। मानव भूगोल का मूल उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी का विवरण, स्थानीय विभिन्नताओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर मानव संसार के रूप में प्रस्तुत करना भी है। मानव भूगोल विभिन्न मानव समूहों द्वारा पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ किए गए समायोजन तथा क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। यानी मनुष्य जो है अपने पर्यावरण के साथ जिस प्रकार की अंतरक्रियाएं करता है, जिस प्रकार समायोजन करता है, तो उससे एक स्थानिक संगठन का निर्माण होता है जो अपने आप में विशिष्ट और अनूठा होता है। उसे स्थानिक संगठन का अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। मानव व उसके पर्यावरण के मध्य परस्पर पारिस्थितिकीय एवं कार्यात्मक संबंध होता है। इसी कारण अमेरिकन भूगोलवेत्ता हार्लेन बेरोज ने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी नाम दिया था। इसके साथ ही पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाले स्थानिक संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल का उद्देश्य है। यानी पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में एकाकी रूप से संपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक दूसरे क्षेत्र के साथ अंतर संबंधित होकर ही अपना इस पृथ्वी तल पर अपना जो उसका अस्तित्व है वो बनाए रख सकता है। तो इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के मध्य जो पाए जाने वाले स्थानिक संबंध है उनका अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। स्पष्ट है कि मानव भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर मानवीय समाजों एवं समुदायों के स्थानिक वितरणों का अध्ययन करना है। तो एक तो मानव भूगोल का उद्देश्य ये हुआ कि पृथ्वी तल पर जितने भी मानवीय समाज हैं, समुदाय हैं, उनके स्थानिक वितरणों का अध्ययन करना कि पृथ्वी तल पर वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर वितरित हैं, कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं। इसके अलावा इन मानवीय समाजों व समुदायों के स्थानिक संगठनों का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। यानी इनके जो स्थानिक संगठन प्रत्येक क्षेत्रों में बने हैं उसका अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। मानवीय समाजों एवं समुदायों का उसके पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है, उन अंतर संबंधों का स्थान व काल के संदर्भ में अध्ययन करना भी मानव भूगोल का एक प्रमुख अपने वातावरण के साथ अंतरक्रिया करते हुए वातावरण के साथ मानवीय समायोजन के विभिन्न प्रयासों का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। यानी मनुष्य जो है वो अपने वातावरण के साथ रहते हुए अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है, जहां जरूरत हो वहां उसमें वो परिवर्तन भी करता है, और जहां प्रकृति की शक्ति थोड़ी उससे ज्यादा शक्तिशाली महसूस हो वहां उसके साथ वो अनुकूलन भी करता है। तो इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। वातावरण व मानवीय अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थानिक संगठनों का अध्ययन भी मानव भूगोल प्रमुखता से करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि वातावरण और मानवीय अंतरक्रियाओं से एक क्षेत्र विशेष का एक विशिष्ट स्वरूप उभर कर सामने आता है जो स्थानिक संगठन कहलाता है। इस स्थानिक संगठन का अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। इन स्थानिक संगठनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। यानी ये जो स्थानिक संगठन है ये प्रत्येक दूसरे या अन्य जो दूसरे स्थानिक संगठन है उनके साथ अंतर संबंधित है, तो उसका अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। इस प्रकार मानव भूगोल एक और जहां पृथ्वी तल पर भौतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी ओर इन प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के साथ मानवीय समाजों व समुदायों के स्थानिक संबंधों एवं उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न सांस्कृतिक वातावरण का स्थानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। क्योंकि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है, इसलिए इसमें पृथ्वी तल पर जितने भी प्राकृतिक वातावरण के तत्व है उनका क्षेत्रीय अध्ययन करना, फिर प्राकृतिक वातावरण के तत्वों के साथ मानवीय क्रियाएं, मानवीय अंतर संबंध और उससे उत्पन्न सांस्कृतिक वातावरण का क्षेत्रीय अध्ययन भी मानव भूगोल करता है।
इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों में भिन्नताओं व विविधताओं का निर्माण होता है और एक स्थानिक विज्ञान होने के नाते भूगोल पृथ्वी तल पर क्षेत्रों की इन्हीं भिन्नताओं व विविधताओं का अध्ययन प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं मानव भूगोल के उपागम के बारे में। तो पृथ्वी तल पर जो मानवीय तत्व हैं, उन मानवीय तत्वों के विविध रूपों के अध्ययन के लिए मानव भूगोलवेताओं ने भिन्न भिन्न उपागमों का प्रयोग किया। इनमें से कुछ प्रमुख उपागम जो हैं वो इस प्रकार है। ऐतिहासिक उपागम, मानव उत्पत्ति से वर्तमान समय तक मानव व पर्यावरण के मध्य संबंध जो है वो लगातार परिवर्तनशील रहे हैं और इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत किया जाता है। मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के अध्ययन के लिए समय समय पर अनेक विचारधाराएं भी प्रतिपादित की गई। इनमें से कुछ प्रमुख विचारधाराएं जो है वो ये हैं। निश्चयवाद, 18वीं और 19वीं शताब्दी में मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों की प्रमुखता की विचारधारा को निश्चयवाद नाम दिया गया। फ्रेडरिक रेटजेल जो थे वो इसके जन्मदाता रहे। यानी ये विचारधारा ये मानती थी कि मानव और पर्यावरण के जो आपसी संबंध है उसमें प्रकृति और प्रकृति की शक्तियां ही श्रेष्ठ होती हैं और मानव को उन शक्तियों का अनुसरण करना ही पड़ता है। इसके विरोध स्वरूप 20वीं शताब्दी में संभववादी विचारधारा जो ये मानती है कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में मनुष्य की क्षमताओं और उसके कार्यों की प्रमुखता होती है, न कि प्राकृतिक शक्तियों की। यानी संभववाद ये मानती थी कि प्रकृति मात्र एक सलाहकार है, वो केवल सलाह दे सकती है, लेकिन उसकी सलाह को मानना या ना मानना ये पूर्णतः मानव के विवेक पर निर्भर है। यानी मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में मानव और उसके कार्य श्रेष्ठ होते हैं, प्रकृति मात्र सलाह देती है। फिर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन दोनों विचारधाराओं के विरोध स्वरूप एक नई विचारधारा का उद्गम हुआ जो कि मानव और पर्यावरण में आपस में सामंजस्य पर आधारित थी। इसे मध्यम मार्गीय विचारधारा भी कहा गया, जो ये मानती है कि मानव और पर्यावरण के बीच प्रतिस्पर्धा ना होकर बल्कि उसमें सामंजस्य व सहयोग का आपसी संबंध होना चाहिए और इस विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर को है। फिर अगला जो उपागम है वो स्थानिक विश्लेषण उपागम। हम जानते भी हैं कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है और क्षेत्रीय उपागम भौगोलिक अध्ययनों का प्रमुख उपागम। इस उपागम के अंतर्गत पृथ्वी तल पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मानवीय पक्षों की भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल को स्थानिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का जो श्रेय है वो रिक्थोफेन, अल्फ्रेड हेटनर और रिचार्ड होड्सन को है। अल्फ्रेड हेटनर ने भूगोल को एक क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। तो भूगोल जो है वो पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन ही करता है। अगला जो उपागम मानव भूगोल में शामिल किया गया वो पारिस्थितिकीय उपागम है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मानव जो अपने पर्यावरण में निवास करता है, अपने पर्यावरण के प्राकृतिक तत्वों के साथ क्रियाएं और अंतर क्रियाएं करता है। वो न केवल पर्यावरण को प्रभावित करता है अपितु उससे प्रभावित भी होता है और इसी प्रकार के जैविक पर्यावरण के साथ जीव के अंतर संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसी कारण से अमेरिकन भूगोलवेता हार्लन बेरोज ने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी नाम दिया था। अगला उपागम जो है वो आचारपरक उपागम है या व्यवहारवादी उपागम भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण माना गया है और इस उपागम को विकसित करने का श्रेय विलियम क्रिक को है। विलियम क्रिक ये मानते थे कि मानव अपने पर्यावरण के प्रति एक समझ रखता है और उस समझ के परिणाम स्वरूप वो अपना व्यवहार करता है। तो मानवीय व्यवहार के इसी पक्ष का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अगला उपागम है कल्याणपरक उपागम। इस उपागम को विकसित करने का श्रेय अमेरिकन भूगोलवेता डीएम स्मिथ को है। ये उपागम ये मानता है कि पृथ्वी तल पर मौजूद जितने भी प्राकृतिक और अन्य संसाधन हैं, उन संसाधनों का मानव समाजों में न्याय संगत वितरण होना चाहिए। ये उपागम
इस बात पर जोर देता है कि पृथ्वी तल पर मनुष्य को कहाँ, किस रूप में और किस प्रकार से संसाधनों की या उसकी आवश्यकताओं की आपूर्ति होती है। अगला उपागम मानववादी उपागम है और इस उपागम को विकसित करने का श्रेय ली तुआन को है। मानववादी भूगोल मानवीय सजगता, मानवीय अभिकर्ता, मानवीय चेतना एवं मानवीय रचनात्मकता को केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका प्रदान करता है। मानववादी भूगोलवेताओं के अनुसार विश्व में नित्य होने वाले नए अनुसंधानों के सिद्धांतों का उपयोग मनुष्य की रचनात्मक शक्ति के विकास में किया जाना चाहिए। यानी मानववादी भूगोल ये मानता है कि मानव में ही मानव की क्षमताओं का विकास किया जाना ही महत्वपूर्ण है। तो यह आज का हमारा टॉपिक मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उसके उद्देश्य और उसके उपागम। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।